आरजीबी पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रारूप को पढ़ाने जा रहा हूं। ये ज्योग्राफी का 9th क्लास की ये ज्योग्राफी है, ठीक है ना, जिसका तीसरा चैप्टर और किताब भारतीय भवन से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है अपवाह तंत्र के बारे में कि नदी का जो तंत्र होती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। नदी एक मेन नदी होती है और उसमें बहुत सी नदियां मिल करके बनती है। कुछ नदी ऐसा होता है कि ढलान जिधर रहता है उधर बहती है, और कुछ अधिक नदियां ऐसी है जो किसी चीज को बड़े बड़े चीजों को काट करके, पहाड़ को काट करके उसके पार भी निकल जाती है। तो नदियां का बहुत से प्रकार हैं। कुछ सांप के जैसा नदियां, आप कभी पहाड़ पर चढ़ के देखिएगा तो नदियां नजर आए कि सांप जैसा बन गई। कुछ नदियां बितारिका नदियां होती है, यानी एक नदी बहुत सी नदियों में बढ़ जाती है। तो बहुत सी नदियां ऐसी होती है जो बहुत सी नदियां मिल करके एक नदी बना लेती है, ठीक है ना। तो नदी का बहुत सा प्रारूप होता है, पैटर्न होता है, यानी देखने में अलग अलग स्ट्रक्चर ढांचे के लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये नदी है जो पेड़ के नुमा लग रहा है, ये नदी है कि समकोण पर यहाँ काटते नजर आ रहा है, ये नदी जाल जैसा है, और ये नदी एक पहाड़ से चारों तरफ से निकली हुई नदियां। तो ये सब नदी का जो पैटर्न है, प्रकार है, इसी के बारे में हम यहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा अपवाह। अपवाह का मतलब क्या होता है? अपवाह का मतलब है पानी का बहना। अब नदी में पानी बहे, नाला में पानी बहे, यानी कहीं भी पानी बहता हो तो उसको हम लोग अपवाह कहेंगे। जैसे समझिए, अब ये अपवाह हो गया, पानी का बहना। अपवाह तंत्र क्या है? तो ये नदी के क्रम में पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से अपवाह तंत्र को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है अपवाह तंत्र? तो एक होती है अपवाह तंत्र में मेन रिवर, ठीक है ना, और दूसरा होता है मेन रिवर में बहुत से नदियां आकर के मिल जाती है, इसे बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलेंगे? सहायक नदी। और बहुत सी नदियां ऐसी होती है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक इधर से नदी आया, ये नदी है, और ये नदी नहीं, नाला मान के चलिए, और यहाँ पे इतना गड्ढा बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें सैंड यानी बालू डाल दिए, ठीक है, और बाद में फिर से ऐसे नदी है या नाला है। आप देखिएगा कि पानी है, इसके ऊपर नजर नहीं आएगा, पानी नीचे नीचे बहेगा। ये पता कब चला? जब इसमें पानी आ गया तब पता चला। तो ऐसा सिस्टम को बोला जाएगा, ऐसे सिस्टम होंगे, वैसे सिस्टम को अपहत नदी बोलेंगे। कैसा नदी बोलेंगे? अपहत नदी बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन प्रकार के, एक हो गया मेन रिवर, और दूसरा हो गया सहायक नदी, और तीसरा हो गया अपहत नदी। तो ये तीनों प्रकार के मिला करके जो सिस्टम बनाती है, नदी की प्रणाली बनाती है, ऐसे प्रणाली नदी प्रणाली कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि नदी प्रणाली क्या है। तो इसमें तीन बातें याद रखना है कि नदी प्रवाह का वैसा तंत्र जिसमें मेन नदी, सहायक नदी और अपहत नदी को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार जो पैटर्न बनेगा या प्रणाली बनेगा, इस प्रणाली को नदी प्रणाली कहा जाएगा। कहता है कि जनरली, सामान्यतः जिस तरफ की ढाल होती है नदी उधर ही बहती है, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी स्थिति में होता यह है कि हम लोग देखेंगे बाद में कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो हिमालय के निर्माण से भी पहले बहुत सी नदियां बह रही थी, और हिमालय नीचे से निकलती है। ये बलित पर्वत है, और बलित पर्वत जो होता है वो दो प्लेटों के टकराने से बनती है। एक प्लेट नीचे जाता है और एक प्लेट ऊपर जाता है। उस प्लेट के मलबा से पहाड़ का निर्माण होता है। तो मान के चलिए एक नदी ये पहले से यहाँ पे बह रही है, और अभी प्लेट यहाँ पे टकर के आया है। कुछ दिन के बाद ये प्लेट ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, तो ये नदी लगातार बह रही है। अब क्या होता है कि नदी इतना तीव्र गति से जो बहती है, इसके कारण से, तीव्र गति से बहने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर अगर निकलेगा तो इस पत्थर को ये पानी क्या करती है? काट देती है। फिर ये पानी फिर और काट दी, तो यहाँ ऊंचा ऊंचा आपको देखने को मिल जाएगा कि दो गो पहाड़ मिल गया और बीच में नदी इस प्रकार से बहती रहती है, ठीक है ना। तो यही कहा गया कि कोई पहाड़ पर भी नदी चली जाती है, तो उसके पीछे कारण हो गया कि ऐसा गॉर्ज बना लिया। तो बहुत सी नदियां क्या बताएगा, जिधर ढलान है उधर ही बहती है, लेकिन कुछ नदियां उस ढलान के विपरीत दिशा में बहती है। वही कहता है
कि जिधर ढलान होता है उसी तरफ बहती है, ऐसी नदियां को अनुवर्ती नदी कहते हैं। अब आपके क्वेश्चन में आएगा अनुवर्ती नदी क्या होती है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नहीं, कंसेक्वेंट रिवर्स क्या है, तो बोलेंगे ढलान के साथ या ढाल के साथ जिधर बहती है वैसी नदियां अनुवर्ती नदी या कंसेक्वेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति, अब देखिए कह रहा है कि कुछ नदियां ऐसी है जो ढलान के अनुरूप नहीं बहती है, यानी जिधर ढलान है उसके विपरीत दिशा में बहती है। और ये कैसे बहेगी, तो घाटी का निर्माण करेगा। ये घाटी, अब घाटी क्या होता है, दो तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच में ये गड्ढा होता है, तो इसको हम लोग घाटी बोलेंगे, वैली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैली बोलेंगे। तो घाटी का निर्माण करते हैं और ये पुराने चट्टानों पर क्या हो गई, आरोपित हो गई। और पुरानी चट्टानों को क्या करती है, ये काटती रहती है। जैसे चट्टान जो मिली उसको ये क्या करती रहती है, काटती रहती है। क्लियर है, काटने में लगी है। चंबल और सोन ऐसे ही अध्यारोपित नदी है। तो बताइए अध्यारोपित नदी क्या हो गया। अध्यारोपित नदी का डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो हम लोग बोलेंगे वैसी नदी जो ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, वैसे नदी को बोलेंगे अध्यारोपित। क्या बोलेंगे, अध्यारोपित, यानी सुप्रीम पोज्ड रिवर। ऐसे नदियों को क्या कहेंगे, सुप्रीम पोज्ड रिवर। ये देखिए सुप्रीम पोज्ड रिवर है। आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए समझने के लिए आप इसको समझिए कि यहाँ पे ये पहाड़ निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है ना, ये पहाड़ और ये नदी पहले से बह रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में ये नदी काटते गई, चट्टान को काटते गई, ये भी पहाड़ बाद में उठते गया, लेकिन बीच में ये क्या बन गया, खाई बन गया। ठीक है ना, तो ये नदी क्या हो गई, उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, पहाड़ पर भी नदी चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चट्टान को हर बार काटते रहता है। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे सुपरपोज्ड रिवर या अध्यारोपित नदियां। क्लियर हो गया। भारत में भी ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ के आर पर बहती है। देखिए ये पहाड़ के आर पर है, जैसे यहाँ पे पहले क्या था, पहाड़ था, और नदियां धीरे धीरे काटते और ये पहाड़ दोनों तरफ ऊंचा उठ गया और यहाँ पे बीच में खाई बना रह गया, वैली बन गया। तो कहता है कि यहाँ भी भारत में ऐसी नदियां हैं जैसे सिंधु नदी, सतलुज नदी और कोसी नदी। सिंधु, सतलज और कोसी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आप याद रखिएगा गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब परवर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, ये सब अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। और परवर्ती नदी अध्यारोपित नदी क्या हो गया, अध्यारोपित नदी का उदाहरण क्या है, तो चंबल है, सोन है, ये सब है। और पूर्ववर्ती नदी यही हो गया, दोनों साथ साथ। ऐसे नदियों को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट रिवर। क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट रिवर। कोई पूछेगा एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल इसका हो जाएगा क्या, एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल हो जाएगा सिंधु, सतलज और कोसी। चंबल और सोन अध्यारोपित। क्या है अध्यारोपित नदी, ये किसी चीज को काटता है और ये मोटी पुरानी चट्टान को अब ये काट नहीं पाता है। ठीक है ना, अब इसी पर ये बह रहा है, से बह रहा है। तो ऐसे नदियां क्या कहलाती है, अध्यारोपित नदी। और ये हमेशा काटते रहता है, इसके जैसा हमेशा काट रहा है। ये पहाड़ ऊपर उठते जाएगा, लेकिन यहाँ पे नदी क्या करते रहेगी, काटते रहेगी। तो ऐसी नदियां कहलाएगी पूर्ववर्ती नदी। अध्यारोपित अब काटना बंद कर दे, ठीक है ना, पुरानी चट्टान पर ही रह जाए। तो ऐसे, चूंकि क्या होता है, जो ज्वालामुखीय पहाड़ होती है वो नीचे से नहीं बनता है, ठीक है ना, ऊपर हमेशा उठता नहीं, एक बार तैयार हो गया अब वो नहीं बढ़ती। आप देखते हो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो बढ़ते हुए नजर आती है। 8,848 पहले था, अब हो गया 8,850। ऐसे कहीं कहीं बुक में अभी भी मिलता है 8,848.6 मीटर ऊंचा। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने अभी 3 नदियां देखा, जैसे पहला नदी अनुवर्ती नदी, दूसरा नदी अध्यारोपित नदी और तीसरा नदी पूर्ववर्ती नदी। तीनों का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पहला नदी अनुवर्ती नदी का एग्जाम्पल क्या है, तो गंगा है ना, हिमालय के निर्माण के बाद जिसकी नदियां का निर्माण हुआ, ऐसी नदियां कहलाती है अनुवर्ती नदी। यमुना, ये सब अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण क्या क्या है, तो चंबल और सोन, ठीक है ना, चंबल और सोन। इसके अलावे सिंधु नदी, पूर्ववर्ती नदी का क्या क्या उदाहरण हो गया, सिंधु, सतलज और कोसी। यहां तक हम
ठीक है ना, यहां तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम सबको देखें, गंगा कहां से निकला, गंगा का उद्गम स्थान क्या है, तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट पूछेगा तो बताएंगे गंगा का उद्गम स्थान भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास से निकला है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख से निकला है। कहां से, गोमुख से निकला है। यमुना कहां से निकला, जमुना नहीं बोलना है, यमुना कहां से निकला, तो यह भी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री के पास में बंदरपुछ ग्लेशियर से निकला है यमुना। ठीक है ना, यमुना। अब चंबल कहां से निकला है, तो जनापान पहाड़ी से चंबल निकला है। चंबल कहां से, जनापान पहाड़ी से। सोन कहां से निकला, कोई बताइए, सोन कहां से निकला, एक बार बताते हैं, कहां से, अमरकंटक से। सोनम एक कोड याद रखिए, सोनम ये अमरकंटक से निकला, अमरकंटक से निकला। देखिए कैसे, अमर, सो से हो गया सोन, न से हो गया नर्मदा, और मां से महानदी। ये 3 नदियां निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो अब यहां तक क्लियर हो गया। सिंधु कहां से निकला, मानसरोवर झील के पास सनोखिया बाप ग्लेशियर से निकला। सतलज कहां से निकला, मानसरोवर झील के पास कौन सा, राकस्तार ग्लेशियर से निकला। कोसी कहां से निकलता है, तो कोसी गोसाई थान से निकलता है। नेपाल में जगह है गोसाई थान, वहां से कोसी निकलती है। क्लियर है, तो ये सब पूर्ववर्ती नदियां का उदाहरण है। आगे देखिए, यहां पे समझिए, अनुवर्ती नदियां विभिन्न रूप में पाई जाती है। हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है अनुवर्ती नदी के बारे में। जो वैसी नदियां जो ढाल के अनुरूप बहती है, वैसी नदियां को अनुवर्ती नदियां कहेंगे। ठीक है, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियां अनुवर्ती नदियां कहलाती है। क्लियर हो गया। अनुवर्ती नदियां के विभिन्न प्रारूप हैं। प्रारूप को बोलेंगे पैटर्न। कितने पैटर्न में पाए जाते हैं, तो ये विभिन्न पैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अनुरूप विभिन्न पैटर्न में ये पाए जाते हैं। क्लियर है, कितने रूपों में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में ये नदियां पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के पैटर्न पढ़ेंगे। अनुवर्ती नदियां कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला प्रकार है वृक्षाकार प्रारूप। पहला प्रकार क्या है, वृक्षाकार प्रारूप। अब यहाँ पे देखिए वृक्षाकार प्रारूप, ये देखिए यहाँ पे बताए, हमने बता रखा वृक्षाकार प्रारूप। फर्स्ट में क्या है, वृक्षाकार प्रारूप, यानी डेंड्रिक रिवर्स या डेंड्रिक पैटर्न। यह है डेंड्रिक पैटर्न। क्या है, डेंड्रिक पैटर्न। जिधर ढाल, यहाँ पे देखिए लगता है कि यहाँ पहाड़ है और इस पहाड़ से बहुत सी नदियां निकलती आई, और एक बार जितना ज्यादा ढाल मिलेगा सब नदी जाकर के एक ही में मिल जाएगा, तो ऐसे नदी हम लोग कहलाएगा वृक्षाकार नदी। ये वृक्ष के समान मिलता है। सबसे पहले हम आपको फिगर में दिखा चुके थे कि वृक्षाकार नदी क्या होती है, कि एक नदी यहाँ मेन नदी है और ये बहुत सी नदियां आकर के इसमें मिलती गई और ये एक वृक्ष का रूप ले लिया, तो इसी नदियों को क्या बोल दिया गया, वृक्षाकार नदी या डेंड्रिक पैटर्न। वृक्षाकार प्रारूप या डेंड्रिक पैटर्न। तो यहां क्लियर हो गए। आगे देखिए, इसके अलावा क्या है, अगला है, फर्स्ट हो गया वृक्षाकार प्रारूप डेंड्रिक पैटर्न, फिर है जाली नुमा प्रारूप यानी ट्रेलिस पैटर्न। अब ट्रेलिस पैटर्न क्या है, यहां पे देखिए ट्रेलिस पैटर्न, ये जाल जैसा नजर आ रहा है, यहां पे ये जाल जैसा नजर आ रहा है, ये जाल जैसा इस प्रकार से नजर आ रहा है, और ये आपको नजर आएगा समकोण पर काटती हुई। ठीक है, बहुत सी नदियां समकोण पर काटती हुई जो नदियां रहेगी, वो ऐसे नदी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाली नुमा प्रारूप या टेरिसेल पैटर्न, या अरे इसको बोलते हैं टेरिसेल पैटर्न। क्लियर हो गया। यहां तक हमने देख लिया 2 नदियों के बारे में, एक वृक्षाकार और दूसरा जाली नुमा नदी। अब तीसरा है केंद्र त्यागी रिवर्स। ये क्या है, बहुत आसान रिवर है। ये एक पहाड़ से बहुत सी नदियां निकलते नजर आ रही है। ठीक है ना, एक मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सरोवर है, तालाब है, और वहां से बहुत सा पानी निकालने के लिए लोग पैन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नदियों को क्या कह दिया जाएगा, ऐसे नदी कहलाएंगे केंद्र त्यागी नदी। यानी एक ही केंद्र से बहुत सा रिवर का निकलना केंद्र त्यागी रिवर कहलाता है।
एक ही नदी से, सॉरी, एक ही तालाब से या एक ही पहाड़ से, एक ही जलाशय से, एक ही ग्लेशियर से बहुत सा नदी निकले तो ऐसी नदियों को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केंद्र त्यागी, यानी एक ही केंद्र से त्याग देना, बहुत सी नदियों को निकाल देना, केंद्र त्यागी नदी। तो अभी हमने देखा कि अनुवर्ती नदी का 3 रूप होता है, वृक्षाकार प्रारूप, जालीनुमा प्रारूप और केंद्र त्यागी प्रारूप। अब ध्यान दीजिए तीनों के बारे में। वृक्षाकार प्रारूप एक मुख्य नदी है, इसके अनेक सहायक नदियां होते हैं। सहायक नदी को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज रिवर। ब्रिज की शाखाओं के रूप में नजर आता है। कैसा नजर आएगा? लग रहा है कि जैसे ब्रिज का बहुत सा शाखा निकला हुआ है, ये ब्रिज के शाखाएं की ओर नजर आएगा। गोदावरी, कृष्णा आदि प्रारूप ऐसे ही प्रारूप है। अब गोदावरी कहां से निकलता है? गोदावरी देखिए त्रयंबक गांव पहाड़ी से। गोदावरी कहां से निकलता है? त्रयंबक गांव पहाड़ी से। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है। गोदावरी कहां से निकलता है? त्रयंबक गांव पहाड़ी से। और कृष्णा कहां से निकलता है? महाबलेश्वर से। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। अब पूछेगा, पहले ये बताइए अनुवर्ती नदियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सारे बच्चे बोले कितने प्रकार के? 3 प्रकार, है ना? हर बार जितने बार आप वीडियो देखिए आप भी बोलिए, ठीक है ना, हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो 3 प्रकार में पहला प्रकार क्या है? वृक्षाकार प्रारूप, दूसरा प्रकार जालीनुमा प्रारूप और तीसरा केंद्र त्यागी प्रारूप। अब वृक्षाकार प्रारूप के कोई पूछे 2 एग्जाम्पल बताइए तो आप बोलेंगे गोदावरी और कृष्णा। तो ये तीनों प्रारूप एक ही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां एक ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये वृक्षाकार प्रारूप का, ठीक है ना। कहता है जालीनुमा प्रारूप बहुत से सहायक नदी और उप सहायक नदी समकोण पर भी आकर के मिलती है, ठीक है ना, समकोण पर मिलती है। इसको गुंबदाकार उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां अरीय केंद्र त्यागी अर्थात चारों ओर बहता हुआ नजर आएगा। तो यहां तक ये क्लियर हो गया, यहां तक ये बातें क्लियर हो गई कि वृक्षाकार नदी क्या था, ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं जालीनुमा प्रारूप। जालीनुमा प्रारूप में भी बहुत सा सहायक नदी और उप सहायक नदी। क्या होता है सहायक और उप सहायक? मैं बता देता हूं एक बार फिर से कि एक मेन रिवर हो गया और इसकी रिवर बहुत से रिवर है, ठीक है ना, और इस रिवर के भी बहुत से रिवर है। तो ऐसा हो गया, ये मेन रिवर, ये सहायक रिवर और ये भी सहायक। तो किसका सहायक? इसका सहायक हुआ। तो ये इस रिवर के लिए ये उप सहायक कहलाया, ठीक है ना। इस रिवर के लिए उप सहायक कहलाया, लेकिन इस रिवर के लिए ये सहायक कहलाया और ये रिवर के लिए ये सहायक कहलाया। इस प्रकार से अब मान के चलिए ऐसे कि ये है दादाजी और इनके बेटे ये हो गए और इनके बेटे ये हो गया। तो इसका भी बेटा नहीं ना होगा, इसका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। तो ये हो गया उप सहायक। सहायक के सहायक यानी बेटा के बेटा दादा, तो सहायक के सहायक उप सहायक। क्लियर हो गया। और ये जहां जहां मिलेगा क्या? समकोण पर मिलेगा। कहां मिलेगा? समकोण पर मिलेगा। तो हम इसे जालीनुमा कह देंगे। अब एक गुंबद क्या होता है? आप मस्जिद में देखते हैं कि ऐसा एक पैटर्न बना होता है, ठीक है ना, इसको गुंबद कहते हैं। इंग्लिश में डोम्ब कहा जाता है, DOMB, डोम मीन्स गुंबद। और यहां से बहुत सा नदियां निकलते नजर आएगी। इस नदी को केंद्र त्यागी रिवर कहेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको यहां भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तीनों प्रकार की नदियां यहां पे दर्शा दिया गया है, ठीक है ना। एक बार रिवीजन के लिए फिर से दिखा देते हैं कि क्या क्या यहां पे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मुख्य नदी। तो देखिए ये आपका मुख्य नदी है, ये वाला आपका क्या है? मुख्य नदी, ठीक है। तो ये दिखा दिया मुख्य नदी। मुख्य नदी के बगल में ये बड़ी नदियां हैं, इसको ये बोल दिए सहायक नदी। और सहायक नदी के भी सहायक नदी है, तो ये हो गया उप सहायक नदी। एग्जाम्पल, गंगा एक मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा की उप सहायक नदी चंबल हुआ। गंगा के सहायक नदी चंबल नहीं है, गंगा के उप सहायक नदी चंबल है। क्लियर है। तो इस प्रकार से गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, तो चंबल हो गया गंगा की उप सहायक नदी। क्लियर है। अब यही देखिए ये वृक्ष जैसा नजर आ रहा है, ये ऐसे बह रही है नीचे की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज था
और ये वृक्ष जैसा नजर आया और जालीनुमा जाल के जैसा 90 डिग्री पर काटते ना, और यहाँ लग रहा है कि एक ही केंद्र से बहुत सी नदियां चारों ओर निकल गई। इसको आर्य या केंद्र त्यागी नदी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पे दे रखा है ना। वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ऐसे होता है कि वीडियो 2 मिनट देखते हैं और बाकी लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें कहता है कोई नदी अपनी सहायक नदियां समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है उसे प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। अकेले नहीं, या इसे प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, जिसे नदी द्रोणी या नदी बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र यानी रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये समझ जाइए, नदी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी बेसिन। अभी वाला पैट ये देखिए, आपका नदी बेसिन नजर आ रहा है कि एक मेन रिवर है, इसका ये रिवर है सहायक रिवर, और सहायक के भी सहायक है यानी उप सहायक रिवर। ये पूरा मिल करके जो क्षेत्र बनाएगा, जो जगह बनाएगा, जो एरिया बनाएगा, ये पूरा एरिया नदी द्रोणी कहलाता है। आप अगर इसमें पढ़ना रहे गंगा की नदी द्रोणी के बारे में बताइए, तो गंगा की सहायक नदी और उसकी सहायक नदी यानी उप सहायक नदी जितना मिला करके एक एरिया बनाता है, जगह बनाता है, ऐसे जगह क्या कहलाता है? तो नदी द्रोणी कहलाता है। क्लियर है? दो नदी द्रोणियों को अलग अलग करने वाले, विभाजित करने वाले उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए समझिए, ऐसा क्यों कह रहा है? यहां पे समझना है कि मान लिया जाए कि इधर से बहुत सी नदियां आ रही है और एक नदी में मिल जा रही है, इसका भी सहायक नदी था। अब क्या हुआ, किसी कारण से यहां पे उठ गया, पहाड़ जैसा यहां पे ऊंचा है ना। अगर ये ना होता तो क्या होता? आगे की ओर बढ़ता, ठीक है, लेकिन अब ये यहां से टर्न ले लेगा, घूम जाएगा। तो कुछ नदियां इधर से भी आ रही थी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अब ये नदी इधर चली जाएगी और ये नदी अब यहां चली जाएगी। तो ये जो रेखा है ये जल विभाजक रेखा कहलाया। ये उच्च भूमि क्या कहलाया? उच्च भूमि था ना, तो ये उच्च भूमि क्या कहलाया? जल विभाजक या वाटर शेड या वाटर डिवाइड कहलाया। यही आपका वाटर डिवाइड या वाटर शेड एज कहलाता है। देखिए यहाँ पे ऊंचा ऊंचा भाग है, नजर आ रहा होगा, फिर से एक बार देखिए, है ना। क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ऊंचा अपलैंड यहाँ पे है, ऊंचा एरिया है, तो इधर वाला नदी अब इधर आ जाएगा और यहां से जो नदी निकलेगा इधर आ जाएगा। तो ये डिवाइडेड रेखा हो गया, ठीक है ना। ये उच्च भूमि क्या कहलाया? जल विभाजक रेखा। आगे हम लोग देखेंगे फिगर के साथ। दिल्ली की उच्च भूमि सतलज। अब दिल्ली देखते हैं तो हमारे मैप में दिल्ली जहां पे है वहां पे सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन? दिल्ली का उच्च भूमि। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सतलज का बेसिन और गंगा का बेसिन दोनों को अलग कौन कर रहा है, कौन सा उच्च भूमि अलग कर रहा है, तो दिल्ली की भूमि या दिल्ली की उच्च भूमि अलग कर रही है। समझ में आया? तो इसको आप मैपिंग से अच्छा से और समझ सकते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम घाट प्रमुख जल विभाजक है। कहता है बिंद की उच्च भूमि भी महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करता है। प्रायद्वीपीय यानी डेक्कन प्लेट्यूज जो है दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीप है, इसकी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तब अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंडिया का मैप निकाल, देखिए जल विभाजक। यहां पे देखिए आपको मैंने बता दिया जल विभाजक कैसे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है कि जल विभाजक लाइन क्या है। देखिए अब ये सतलज का यहाँ पे बहुत सा सतलज रिवर है, ठीक है ना। यहाँ पे सतलज उसके ट्रिब्यूटरीज है और यहाँ पे गंगा है, ठीक है। गंगा ऐसे बह गई, आगे गंगा की ओर चला गया। अब यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कौन सा जगह है? दिल्ली। तो दिल्ली की उच्च भूमि क्या करती है? गंगा के जितने भी पैटर्न्स हैं और सतलज के जितने पैटर्न हैं दोनों को अलग कर दिया। अब ये गिरेगा बंगाल की खाड़ी में और ये नदी चली जाएगी अरेबियन सी में।
अरब सागर में। तो यहाँ पे जल विभाजक का कार्य किया ना दिल्ली की उच्च भूमि। अब यहाँ पे बताया इस मैप में पूरे के पूरे इस एरिया में इस प्रकार का जल विभाजक लाइन है। ये क्या है? जल विभाजक लाइन है। अब यहाँ पे बताइए, ये है पश्चिमी घाट। यहाँ जल विभाजक के रूप में हर जगह पे अलग अलग कौन कौन जल विभाजक बनता है। तो यहाँ पे जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? पश्चिमी घाट। यहाँ पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है। तब यहां से जितना भी, अब देखिए बहुत सा महाराष्ट्र से नदी निकलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 नदियां निकलती है यहीं से। कोई नदी यहां से निकला, ठीक है, कोई नदी यहां से निकला, कोई यहां से निकला और कोई यहां से। तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी 4 नदियां हो गई। अब 4 नदियां का देखिए विभाजक रेखा निकल तो रहा है इधर से, लेकिन इधर नहीं जा रहा है, उच्च भूमि होने के कारण ये इधर चला गया, ठीक है ना। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब छोटी सी जगह को अगर तय कर लेती तो ये नदियां कहां गिर जाती? अरेबियन सागर में। और ये एक्चुअली में निकलती है सबके सब लगभग कहां से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से ही निकलती है और गिरती है जाकर के पूरब में, ठीक है ना। और मात्र थोड़ी डिस्टेंस पूरा करती तो ये नदियां कहां गिर जाती? अरब सागर में। लेकिन अरब सागर में न गिरने का कारण क्या है? यही वाटर डिवाइडेड लाइन, नदियां इधर के इधर हो जाएगा और इधर के इधर। यहाँ पे अच्छा से बताने के लिए कि जिगजैग ना हो, यहाँ पे डिवाइडेड लाइन को बता दिया गया, ठीक है। तो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 कलर में इसको दिखाया जा रहा है। एक ये डिवाइडेड लाइन है, ठीक है ना, वाटर डिवाइडेड लाइन यहाँ पे है, यानी अपलैंड है उच्च भूमि के कारण। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा बहुत सी नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, चिनाब। अब इधर वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जितने भी नदियां हैं सबके सब कहां गिरेंगे? तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। और इधर वाली जितने नदियां ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, ये नदी कहां गिरेंगे? अरेबियन सी में गिरेंगे। कहां गिरेंगे? अरेबियन सी में। कौन कौन नदी यहाँ पे? इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, सतलज बेसिन, अभी ये सब पूरा के पूरा बेसिन दिखाया जा रहा है। मतलब गंगा और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदी। यहाँ भी इसी प्रकार से सतलज नदी, सतलज की सहायक नदी, उसकी भी सहायक नदी। उसी प्रकार से सिंधु की सहायक नदी। अब तिब्बत, अब देखिए तापी कहां गिरेगा? तो तापी आपका चला जाएगा अरेबियन सी में। नर्मदा कहां जाएगा? तो नर्मदा भी अरेबियन सी में जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा लाइन हरा वाला जो ग्रीन कलर दिखाया गया, इस लाइन का नाम क्या है? तो वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक रेखा, जल विभाजक लाइन या जल विभाजक रेखा। क्लियर है। अब यहां से देखिए भारत की नदियां। अब इसके अलावा अब देखिएगा अगला पार्ट में, इसका मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगा कल।